नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने कल वाली घटना का अगला पार्ट, अंतिम पार्ट यानी दूसरा पार्ट लेकर आया हूँ। कल वाली घटना से मेरा आशय लखनऊ की वो घटना जो लखनऊ के मोहनलालगंज तहसील के गौरा गांव में घटित हुई थी। तारीख थी 25 अप्रैल 2009। वो घटना की शुरुआत कुछ इस तरह हुई थी कि एक घर में, कच्चे घर की रसोई के पास एक महिला संतोषी बैठी हुई थी और वो सब्जी काट कर सब्जी को कढ़ाई में डाल ही रही थी कि उसने अपने पति से कहा कि मैं बार बार कह रही हूँ कि नमक ख़त्म हो गया है, लेकिन बिना 20 बार चिल्लाए तुम नमक नहीं ला सकते हो। पति झुंझलाया और उसने कहा कि अब मैं ज़रूर जाऊंगा नमक लेने। सुबह के 6 साढ़े 6 बज रहे थे। वो वहाँ से अपनी शर्ट उतारी, बटन बंद की, बुदबुदाते हुए, चिल्लाते हुए, झल्लाते हुए घर के बाहर निकल गया नमक लाने के लिए। कुछ 10 मिनट बाद ही एक महिला और एक पुरुष उस घर के भीतर दाखिल हुए। महिला के हाथ में एक कुल्हाड़ी थी और पुरुष ने कहा कि आज इनको सबको लाइन से लगा दूंगा। महिला ने कहा, फिर देर किस बात की, ये लो कुल्हाड़ी और अभी सबको खत्म कर दो। पुरुष ने उसके हाथ से कुल्हाड़ी ली और संतोषी नाम की उस महिला को कहा कि आज मैं तुझे खत्म कर दूंगा। संतोषी उसके सामने तन कर खड़ी हो गई कि बहुत गर्मी चढ़ी है, मुझे मार कर खा ले, और क्या करेगा। इतना सुनते ही उस आदमी ने अपनी कुल्हाड़ी से भरपूर वार करके उसके सिर के इस हिस्से में मारा। स्कल जो बोन होती है बहुत हार्ड होती है, वो उसको काटते हुए कुल्हाड़ी भीतर की तरफ चली गई। झटका देने पर वो कुल्हाड़ी उसमें से निकल नहीं रही थी। जोर का जब झटका उसने दिया तो एक आंख उस कुल्हाड़ी के साथ ही उस महिला की बाहर आ गई। महिला चिल्ला रही थी, चीत्कार लगा रही थी, जोर जोर से चिल्लाने की कोशिश कर रही थी। थोड़ी देर में वो ठंडी हो गई। उसकी चीख पुकार सुनकर उसका बड़ा लड़का रामरूप बाहर आया। 10-11 साल का वो बच्चा था। उसने उस आदमी के पैर पकड़ लिए कि मम्मी को मत मारो, मम्मी को मत मारो, लेकिन वो नहीं मान रहा था। इस बीच में उसका पैर छुड़ाकर उस लड़के ने, जब उसको समझ में आया कि उसकी माँ को मारा जा चुका है, तो उसने दरवाजे से बाहर जाने की कोशिश की। वो जा ही रहा था कि वो आदमी जिसने कुल्हाड़ी से इस बच्चे की माँ को मारा था, उसने सामने आकर उसे रोक दिया और ये कहा कि तू बाहर जा रहा है ना गांव वालों को बताने के लिए, और जोर से उसे कुल्हाड़ी का वार किया। बच्चा चूंकि भाग रहा था, उसका एक कान कट कर अलग हो गया। उसने कान पे हाथ दबाया और बहुत जोर से चिल्लाया, बचाओ बचाओ, मार डाला। लेकिन तब तक उसके सिर पर फिर कुल्हाड़ी के 2-3 वार हुए और फिर एक झटके से गर्दन पे वार करके सर को उसके धड़ से अलग कर दिया गया। ये चिल्लपो हो रही थी। उसकी छोटी बेटी सुमिरन भी आ गई। सुमिरन के बाहर आते ही उसको भी पहले उसने दौड़ाया। बच्ची आंगन में भागी, फिर उसे कुल्हाड़ी से बुरी तरह से काटा और उसकी गर्दन भी धड़ से निकाल दी। इसी बीच में उस महिला ने देखा कि संतोषी हरकत कर रही है। उस समय बेहोश थी, लेकिन थोड़ी देर में वो उठने की कोशिश कर रही थी। तब उसने फिर उस आदमी को ललकारा कि वो जिंदा है, इसको मारो। फिर वो पहुंचा, उसे टांग पकड़कर आंगन में घसीट कर लाया और लेटे लेटे ही उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दी। महिला ने कहा कि इसका 1.5 साल का बच्चा भी है, भीतर सो रहा है, गवाही देगा। कल को वो तुम्हारे लिए दुश्मन बन के खड़ा होगा, उसको भी मार दो। आदमी भीतर गया। 1.5 साल का वो बच्चा रवि सो रहा था, सीधा होके सो रहा था। उसने पूरी ताकत लगा के उसके सीने पे वार किया। बच्चे के 2 टुकड़े हो गए। इसी बीच में सामने जो उसका पड़ोसी रहता था, कोलई, उसकी पत्नी थी माधुरी। माधुरी ने जब ये शोरगुल सुना तो वो भी अपने दोनों बच्चियों गीता और संगीता के साथ खाना बना रही थी। उसने संगीता से कहा कि आज लगता है फिर इन लोगों ने कोई ड्रामा किया है, इतनी जोर जोर से आवाज़ आ रही है, तुम सब्जी काटो, मैं देख कर आती हूँ।
वो जोर से उसके घर के भीतर घुसी। तभी वो आदमी कुल्हाड़ी लेके बाहर निकल रहा था। उसने कहा, आ गई तू, हमारे बीच में हमेशा तू आके कूद जाती है, आज तुझे भी लाइन से लगा देता हूँ। उसे भी कुल्हाड़ी से मारा, गिर गई, फिर उसकी भी गर्दन काट दी। माँ की आवाज़ सुनकर संगीता संगीता और गीता में संगीता बड़ी थी, वो बाहर निकली। उसको भी उसने कहा कि आ, तुझे भी लाइन पर लगा दूं। उसे भी कुल्हाड़ी से मारा। उसके बाह की तरफ का एक हिस्सा कट गया, लेकिन वो चिल्लाते हुए खेतों से भागते हुए थाना मोहनलालगंज में आकर खड़ी हो गई। थोड़ी देर में कुलई भी आ गया, जिसकी पत्नी थी माधुरी। पड़ोसी था वो इस संतोषी नाम की महिला का, जिसको और 3 बच्चों को काटा गया था। कुलई आ गया और कुलई ने देखा कि उसकी पत्नी और इसी बीच में उसका बेटा, कुलई का बेटा कहीं पास में नहाने गया था, गीले कपड़ों में ही भाग कर आया और वो आकर जैसे ही माँ से लिपट कर रोने लगा, उसके भी पीठ और कंधे पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया उस आदमी ने। तब तक उसका बाप यानी माधुरी का पति कुलई भी आ गया। कुलई आया और इस बीच में जब ये ज़्यादा हल्ला हुआ कि मार दिया, काट दिया, मार दिया, गांव भी इकट्ठा हो गया। तब वो आदमी वहाँ से भागा। पास के कच्चे पुराने मकान में उसने कुल्हाड़ी फेंकी और वहाँ से भाग गया। इस बीच में वो लड़की पहुंची थाने पर, संगीता, और उसने बताया कि मेरी माँ को मार दिया, और ये भी बताया कि मेरे भाई को भी मार दिया। फिर ये भी बताया कि अपने घर में भी सबको मार दिया। प्रभारी निरीक्षक यानी इंस्पेक्टर इंचार्ज ऑफ मोहनलालगंज पुलिस स्टेशन अशोक कुमार शुक्ला ने अपने सिपाहियों को, जो उनका सिपाही था बाहर जो ड्यूटी पे था, बलीराम, उससे कहा कि देख क्या रहे हो, गाड़ी तैयार करो, गाड़ी जल्दी बुलाओ, मौके पर चलना है। फौरन 2-4 सिपाही और इंस्पेक्टर साहब मौके पर पहुंचे। देखा सड़क पर माधुरी यानी वो लड़की जो शिकायत करने गई थी, उसकी माँ और उसका एक भाई देवेंद्र, ये दोनों ही सड़क पर पड़े हुए थे। भारी भीड़ जमा थी। उन्होंने कहा, ये सब कैसे हुआ? फिर किसी ने कहा कि साहब घर के भीतर भी देख लो। वो भीतर गए, वहाँ देखा एक महिला और 3 बच्चों के टुकड़े टुकड़े किए हुए शव पड़े हुए हैं और पूरे आंगन में खून ही खून बिखरा हुआ है। फिर पूछा उसने, कुलई बुरी तरह से चीत्कार रहा था, रो रहा था। इंस्पेक्टर ने उससे पूछा कि ये सब किसने कहा, किसने किया? कुलई ने छूटते ही कहा, ये सब सरवन ने किया है, वो पवन का भाई है। बोले कौन पवन? बोले साहब पड़ोसी है। इंस्पेक्टर ने उधर रुक किया तो वही एक मकान था जिसका दरवाज़ा बंद था। बाकी पूरे गांव के लोग अपना दरवाज़ा खोले हुए थे, महिलाएं बच्चे दरवाजे पे खड़े हुए थे, पुरुष सब घटनास्थल पर दिखाई दे रहे थे। उन्होंने पूछा, कौन सा ये जिसका दरवाज़ा बंद है, ये पवन का है? तो गांव वालों ने बताया कि हाँ साहब, ये पवन का ही है। अशोक कुमार शुक्ला ने अपने सिपाहियों से कहा, ये दरवाज़ा खोलो, पूछो सवर्ण कहाँ है। सिपाही ने बहुत बार दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। इंस्पेक्टर भी पास गए। उन्होंने कहा, अगर ये नहीं खोल रहा है, दरवाजे को तोड़ दो। दरवाजे को तोड़ा गया, आवाज़ लगाई गई, एक महिला प्रकट हुई। उससे पूछा गया, तुम कौन? उसने कहा कि मेरा नाम सुमन है और मैं पवन की पत्नी हूँ। उनका पवन कहाँ गया? उनका पवन जो है वो अपने काम से गया है। सरवन कहाँ है? उस महिला ने कहा, अपने घर में होगा। पड़ोस वाले ठीक बगल वाले मकान पर इशारा करते हुए उसने कहा कि ये सरवन का घर है। सुनीता से पूछा गया कि जब तुझे मारा गया, जिस समय ये पूरा कांड हुआ, उस समय तुम कहाँ थी? बोले मैं खाना बना रही थी, माँ ये कह के गई कि आज फिर इन लोगों ने ड्रामा किया है, मैं देख के आती हूँ। फिर माँ की चीख सुनकर मैं भागी, मुझे भी कुल्हाड़ी फेंक कर उसने मारा, जिससे मेरी बाँह ये कट गई है। तो उन्होंने कहा, कौन कौन था? उसने कहा कि वहाँ पर सुमन भी खड़ी थी। सुमन यानी वो लड़की जो दरवाज़ा, वो महिला जो दरवाज़ा खोल नहीं रही थी, खोलने पर जिसने अपना नाम सुमन बताया था। भीतर भागने की कोशिश की थी, पुलिस वालों ने भीतर से दौड़ा के उसे पकड़ा था और पकड़कर वो सामने ले आई थी। आगे कुलई ने बताया कि ये सुमन सरवन से फंसी हुई है। कहने का आशय उसका ये था कि सुमन और सरवन के अवैध संबंध हैं। सुमन कौन है? सुमन सरवन की भाभी है।
ये भी बताया कि पवन और सरवन सगे भाई हैं। पवन बड़ा है, सरवन छोटा है। बड़े भाई की जब शादी हुई तो सरवन की उम्र 16-17 साल थी और छोटी उम्र से ही वो अपनी भाभी के साथ, जब भी उसका भाई पवन बाहर जाता था, काम से जाता था, वो अपनी भाभी के साथ ही रहता था। और ये भी बताया गया कि तभी से सरवन और उसकी भाभी सुमन से संबंध है। ये बात कुलई ने बताई और तब इंस्पेक्टर को ये लगा कि लगता है ये यही महिला है जिसके कारण इतना बड़ा कांड हुआ है। वो बताता गया, उन्होंने कहा हाँ आगे और बताओ क्या जानते हो सुमन और सरवन के संबंधों के बारे में। तो उसने यही बताया कि दो भाई थे, जब उसकी बड़े वाले की शादी हुई तो इसकी उम्र कम थी, तब से ये रह रही है, अवैध संबंध हो गए, ये उससे फंसा हुआ है, वो उससे फंसी हुई है, जो लोकल लैंग्वेज में बात की जाती है वही था। और वो बताता गया कि शादी के बाद से ही दोनों का संबंध था, लेकिन इस बीच में सरवन की भी शादी हो गई। जब वो 20-22 साल का हुआ तो सरवन की भी शादी हो गई। सरवन की पत्नी ने सुमन और सरवन को कई बार कंप्रोमाइजिंग स्टेट में, कंप्रोमाइजिंग अवस्था में देखा था। वो इस बात का विरोध करती थी और बहुत भरपूर विरोध करती थी। जब भी वो विरोध करती थी, चिल्लाती थी, तब सरवन अपनी पत्नी को मारता पीटता था और कई बार तो इसी लड़ाई झगड़े के कारण सरवन की पत्नी अपने मायके चली जाती थी। लेकिन ये दोनों यानी सरवन और उसकी भाभी सुमन, ये दोनों सुधरने का नाम नहीं ले रहे थे। सरवन के 3 बच्चे भी थे जिसको सभी को इसी ने काट डाला, ऐसा कुलई ने बताया। एसएचओ ने सुमन को जोर से डंडा पटकते हुए कहा कि तू बता, ये कुलई पूरी बात सच सच ही कह रहा है, कोई और बात हो तो बताओ। फिर सुमन ने कहा कि नहीं साहब, ये गलत कह रहा है, सरवन मेरा देवर है। जब मैं ब्याह कर आई तब वो बहुत छोटा था, साथ ही रहता था, इसलिए गांव वाले कहने लगे कि सरवन ने मुझे रखैल बनाकर रखा है, दोनों का चक्कर है। कुलई झूठ बोलेगा, उसका बेटा नन्हा वो सरवन की बीबी से फंसा हुआ है, ऐसा सुमन ने बताया। सुमन की बातें सुन के फिर अशोक कुमार शुक्ला का दिमाग ठनक गया कि अभी तो सरवन सरवन हो रहा था और सरवन ये है, सरवन वो है, ये सब बातें हो रही थी। अभी एक नया किरदार आया, कान्हा। पहले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि जैसे ही माधुरी की हत्या हुई, कुलई आया, माधुरी की बड़ी बेटी को कुल्हाड़ी फेंक कर मारा गया। छोटी बेटी गीता से उसने ये कहा कि तुम्हारा भाई कान्हा फलां रिश्तेदार के यहाँ मंडप छाने के लिए, छाया जाता है मंडप, उसके लिए गया हुआ है, जाओ बुला कर ले आओ। गीता गई और वहाँ कांपती हुई आवाज़ में कहा माँ मारी गई है या माँ मर गई है, माँ की हत्या हुई है। वो बेचारा भागता हुआ आया, तब तक उसके पिता भी आ गए थे और भीड़ वहाँ पर जमा हो गई थी। एसएचओ अशोक कुमार शुक्ला ने कहा कि इन सभी को हवालात में डाल दो, कुछ समझ में नहीं आ रहा था किसकी वजह से क्या हुआ है। पुलिस सरवन को खोजने में लग गई, पूरा दिन बीत गया। तभी एक आदमी ने पुलिस को बताया कि सरवन खेत की तरफ है और एक पेड़ के पीछे छिपा हुआ बैठा है। शाम करीब 4 बजे, सुबह 7 बजे की ये घटना थी। शाम करीब 4 बजे सरवन को पुलिस पकड़कर थाने पर ले आई। सरवन को देखते ही, चूंकि बार बार सरवन का ही नाम कुलई ले रहा था और कोई उसकी इस बात का विरोध नहीं कर रहा था, तो सरवन को देखते ही एसएचओ ने 3-4 थप्पड़ रसीद कर दिए। फिर उनसे बोला कि ये तूने किया है, इतनी लाशें बिछा दी घर के भीतर। उसने कहा, सरवन ने, नहीं साहब मैंने नहीं किया है। तो एसएचओ ने पूछा फिर तुम भागे क्यों? मैं डर गया था इसलिए भाग गया, सरवन बोला। फिर एसएचओ ने कहा कि तुम सही सही और सच सच बताओ कि सुबह क्या हुआ था, वरना तुम्हारी पसलियां तोड़ दूंगा। तब सरवन ने कहना शुरू किया कि साहब सुबह सुबह गाली देते हुए नन्हा मेरे घर आया था। मेरी पत्नी आंगन में खाना बना रही थी। इसने पहले मेरी पत्नी को मारा, फिर तीनों बच्चों को मारा। मैं पड़ोस की दुकान से नमक लेकर आया तो देखा कि नन्हा भागता हुआ
हाथ में कुल्हाड़ी लिए हुए मेरे घर के बाहर से निकल रहा था। हम दोनों का जमीनी विवाद था। वो मेरी 1 बीघा जमीन हड़पना चाहता था। मुकदमा भी लिखवाया गया है। नन्हा का मेरी बीवी से चक्कर था, ऐसा सरवन ने बताया। और वो रोज रोज कहता था कि मैं पूरे परिवार को ख़त्म कर दूंगा। ये सब कहते हुए सरवन जमीन पर बैठ गया और वही रोना धोना जो होता है कि मेरा पूरा परिवार चला गया। अब पुलिस के सामने इन 3 लोगों के बयान, जो माधुरी का पति था उसका, कान्हा का, सुमन का और सरवन का, इन 3 बयान से 3 लोगों का नाम आया कि ये सब सरवन ने किया, या वो महिला जो साथ थी सुमन उसने किया, या कान्हा ने किया। पुलिस को अभी भी इसका जवाब ढूंढना था। पुलिस परेशान हो गई थी और पुलिस इस सवाल का जवाब ढूंढने में लग गई। फिर कुछ हुआ यूं कि पुलिस ने नन्हा, सुमन और सरवन को रात भर थाने की हवालात में रखा। रात में ही पुलिस ने पोस्टमार्टम करवा दिया। सभी 5 लाशों का अंतिम संस्कार भी करवा दिया। अगली सुबह थाने पहुंचते ही अशोक कुमार शुक्ला ने कांस्टेबल हरीलाल, जिसने सबसे पहले संगीता से उसकी जुबानी ये सुना था कि उसकी माँ को काट डाला गया, उसको बुलाया और कहा कि नन्हा जिस रिश्तेदार के यहाँ मड़वा यानी शादी का मंडप छाने के लिए गया था उसको बुलाकर ले आओ। क्योंकि एक डाउट क्रिएट कर दिया कि साहब, मैं, सरवन ने कहा कि जब मैं आया तो देखा वो कुल्हाड़ी लेके निकल रहा था। वो कई बार कह चुका था कि पूरे परिवार को बर्बाद कर दूंगा, पूरे परिवार को काट डालूंगा। कांस्टेबल हरीलाल नन्हा के रिश्तेदार को पकड़कर थाने ले आए और उससे पूछा, नन्हा तेरे घर कब आया था? उस रिश्तेदार ने कहा कि साहब सुबह सुबह आया था। वापस कब गया? मेरे घर में शादी थी। नन्हा मेरे को हमारे घर में शादी का वो मंडप डाल रहा था कि सुबह 7 बजे ही उसकी बहन गीता भागते हुए, रोते बिलखते हुए आई और बताया कि सरवन ने सबको मार दिया है। ये सुनते ही नन्हा काम छोड़कर चला गया। इतना सुनते ही एसएचओ का शक कान्हा के बजाय सरवन पे और अधिक गहरा गया। कांस्टेबल हरीलाल से अशोक कुमार शुक्ला ने कहा कि सरवन को बुला लाओ। सरवन के आते ही एसएचओ खींचा हुआ था, 2 दिन से परेशान था, एक के बाद एक नए नाम थे और उसने श्रेणीबद्ध पूछताछ उसके देखते ही शुरू कर दी। दे दनादन जो होता है पुलिस का वो शुरू कर दिया। शुरुआत में तो सरवन कहता रहा कि नहीं साहब मैंने नहीं मारा। थोड़ी देर बाद जब पस्त हो गया, बिल्कुल लस्त हो गया, तो उसने कहा कि साहब बंद कर दीजिए, मैं सारी बात बताता हूँ। गिड़गिड़ाते हुए बोला कि साहब मैं सब बता दूंगा, लेकिन अब ये जो कुछ आप कर रहे हैं इसे बंद कर दीजिए। एसएचओ ने पूछा, बता कैसे मारा था? सबको कुल्हाड़ी से काट दिया, ऐसा सरवन ने बताया। सुमन भी तेरे साथ थी? हाँ साहब, सुमन ने ही मुझे कुल्हाड़ी दी थी, ये सरवन ने इंस्पेक्टर अशोक कुमार शुक्ला को बताया। एसएचओ ने सुमन की तरफ कुर्सी घुमाई और गुस्से में पूछा कि सरवन को तूने ही कुल्हाड़ी दी थी? सुमन नजरें चुराती हुई बोली, नहीं साहब मैं तो अपने घर पर थी, ये झूठ बोल रहा है, इसकी औरत मुझे पसंद नहीं करती, यानी सरवन की औरत मुझे पसंद नहीं करती, सरवन को मुझसे मिलने जुलने पर रोकती है, बात बात पर लड़ाई करती थी, फिर इसी वजह से इसकी पत्नी नन्हा के करीब आ गई। सरवन ने मुझे बताया था, ऐसा सुमन बता रही है, कि 3 बच्चे उसके नहीं बल्कि नन्हा के हैं और इसी बात पर संतोषी उसे चिढ़ाती भी थी। ये सुनती ही पड़ोसी नन्हा बोल पड़ा, सर ये झूठ बोल रही है, मेरा परिवार है, बीवी बच्चे हैं, मेरा सरवन की पत्नी से कोई रिश्ता नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया है और मेरे घर से इसके घर में बहुत पुश्तैनी झगड़ा चल रहा है। कई बार पुलिस में रिपोर्ट भी हो चुकी है। सरवन अपनी बीवी से लड़ता था, लड़ता था तो मेरी माँ बीच बचाव करने जाती थी और सरवन बार बार धमकी देता था कि तू बार बार कूद के हमारे झगड़े में आ जाती है,
तुझे भी परिवार के साथ ही काट दूंगा। थोड़ा ठहर कर नन्ना फिर बोला कि साहब गांव वालों से पूछ लो। इसके आंगन से चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। पहले भी कई बार इसने अपनी बीवी को पीटा था, मार मार कर अधमरा कर दिया था। अब एसएचओ ने सरवन से पूछा, ठीक है अब मैं समझ गया किसकी करतूत है, लेकिन कुल्हाड़ी कहाँ है ये बता दो। घबराए सरवन ने कहा कि उधर ही फेंक दी थी। एसएचओ ने अपने कांस्टेबल्स को कहा कि इसको साथ लेकर जाओ और कुल्हाड़ी ढूंढ कर ले आओ। कांस्टेबल्स सब गए, सावन को लेकर गौरा गांव पहुंचे। उसकी मिट्टी वाले घर के बगल में एक भूसा घर में कुल्हाड़ी बरामद हो गई। कांस्टेबल ने एसएचओ को फ़ोन मिलाया और कहा, साहब कुल्हाड़ी मिल गई है, इस पर खून भी लगा हुआ है। एसएचओ बोले, कुल्हाड़ी को फॉरेंसिक टेस्ट के लिए लखनऊ एफएसएल भेज दो। कुल्हाड़ी फॉरेंसिक टेस्ट के लिए भेज दी गई। थाने पर सरवन से फिर पूछताछ शुरू हुई। इंस्पेक्टर ने फिर पूछा कि तूने अपनी बीबी को क्यों मारा। सरवन के माथे पर पसीना आ गया। शर्ट से पूछते हुए बोला कि सुमन भाभी से मेरा कई सालों का संबंध था। सुमन भाभी मतलब सरवन के बड़े भाई पवन की पत्नी सुमन। मेरी शादी मेरे घर वालों ने, जब मैं जवान हुआ 22-25 साल का, तो संतोषी से कर दी। यानी संतोषी जो मारी गई थी या जिसने मारा था वो उसका पति सरवन ही था। शादी संतोषी से हो गई, लेकिन शादी के बाद भी हम दोनों छिप छिप कर उससे एक दूसरे से मिलते रहे। संतोषी ने एक आध बार देख भी लिया और ये कहा भी कि ये सब ठीक नहीं है, और इस बात पर हर दूसरे तीसरे हम लोगों के बीच झगड़ा होता था। फिर एसएचओ ने सुमन से कहा, सच सच बताएगी या फिर तुम्हारा भी इलाज किया जाए। सुमन बोली, साहब मैं सच बोल रही हूँ, सबको नन्हा ने ही मारा है। एसएचओ ने एक लेडी कांस्टेबल, एक लेडी सब इंस्पेक्टर को बुलाकर कहा कि इसकी भी श्रेणीबद्ध पूछताछ की आवश्यकता है। इसको ले जाओ अलग कमरे में, इससे श्रेणीबद्ध पूछताछ करो। श्रेणीबद्ध का मतलब पहले थप्पड़, झापड़, घूसा, मुक्का, फिर डंडा, फिर पट्टा, फिर सत्यबोलक यंत्र। तो श्रेणीबद्ध पूछताछ जब शुरू हुई तो उसने कहा कि हाँ ये सच कह रहा है, सरवन ने ही सबको मारा है, नन्हा ने नहीं मारा। मैं सरवन को बचाना चाहती थी क्योंकि मेरे इसके बड़े पुराने संबंध थे। अशोक कुमार ने फिर सरवन से पूछा, उस दिन क्या हुआ था। सरवन ने कहा कि सुबह संतोषी खाना बनाने जा रही थी, नमक खत्म था, वो बार बार कह चुकी थी। उस दिन भी इसी बात को लेके बहस हुई कि कितनी बार कह चुकी हूँ नमक ला के रखो, नमक घर में ख़त्म हो गया है, तुम नहीं सुनते हो। और उस समय ही हम लोगों की नमक को लेकर झिकझिक शुरू हो गई। उसने कई बार ये बात कही कि तुम किसी और के चक्कर में हो, इसलिए घर पर ध्यान नहीं देते हो। किसी और का मतलब तुम सुमन के चक्कर में पड़े रहते हो, घर का ध्यान नहीं देते हो। इसी गुस्से में मैं घर से निकल गया, ऐसा सरवन ने बताया। रास्ते में सुमन भाभी मिल गई। संतोषी फिर से कलेश करने लगी है, कब तक ये सब सहता रहूँगा, ऐसा सरवन ने बताया कि मैंने सुमन को बताया आज सबको ख़त्म करके ही मानूंगा। और ये भी कहा कि चल मेरे साथ तू भी चल। सुमन ने कहा मैं चलती हूँ, 1 मिनट कुल्हाड़ी लेती आऊँ। घर से कुल्हाड़ी निकाली और दोनों घर की तरफ चल पड़े। मैंने शुरू में ही बताया था कि 10 मिनट में ही एक आदमी और एक औरत वहाँ पहुँच गए थे। फिर रास्ते में उसने कहा कि ख़त्म सबको कर देना, छोड़ना किसी को मत। तेरे भैया पवन की अब तबीयत बहुत ख़राब रहती है, जल्दी ही मर जाएंगे, सबको ख़त्म कर देगा तभी तू मेरे साथ रह पाएगा। सरवन आगे बोला और बोलता गया और सुमन उसके साथ साथ चली। उसके बाद बारी बारी से उसने अपनी पत्नी संतोषी और तीनों बच्चों को मार डाला, काट दिया, गर्दन धड़ से अलग कर दी। पड़ोसी कुलई की पत्नी माधुरी को क्यों मारा, एसएचओ ने फिर सवाल किया सरवन से। सरवन ने फिर बोलना शुरू किया। कुलई मेरे घर के ठीक सामने रहता है, वो दूर के रिश्ते में चाचा भी लगता है और माधुरी मेरी चाची लगती है। मेरे और संतोषी के बीच जब भी झगड़ा होता था माधुरी
चाची की हैसियत से बीच में कूद पड़ती थी और बीच बचाव करने के लिए आ जाती थी। उस दिन भी यही हुआ। चाची संतोषी को बचाने लगी, इसलिए उसे भी मैंने मार दिया। थोड़ी देर बाद उसका बेटा राजेंद्र आया, मैंने उस पर भी कुल्हाड़ी चला दी, लेकिन वो मरा नहीं। 12 साल का राजेंद्र लखनऊ के बलरामपुर हॉस्पिटल में भर्ती था। इंस्पेक्टर भाग के बलरामपुर हॉस्पिटल पहुंचे और राजेंद्र से पूछा क्या क्या हुआ था उस दिन। राजेंद्र बोला, माँ की चीख सुनकर मैं वहां पहुंचा तो देखा कि सरवन कुल्हाड़ी लिए खड़ा है। मुझे देखते ही उसने मेरे सिर पर भी कुल्हाड़ी मार दी। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं है। घटना के 10 दिन बाद यानी 4 मई 2009 को दोपहर में राजेंद्र ने बलरामपुर हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया। यानी अब उसकी सरवन की कुल्हाड़ी से मरने वालों की संख्या 6 हो गई। एक ही दिन में आधे घंटे में 6 आदमियों का कत्ल कुल्हाड़ी से। कोशिश ये कि सर को धड़ से अलग कर दिया जाए। सरवन और सुमन ने अपना जुर्म कबूल कर लिया, लेकिन ये पुलिस के सामने था। फॉरेंसिक जांच में कुल्हाड़ी पर लगा खून सरवन के कपड़ों पर लगे खून की छींटों से मैच कर गया। सरवन और सुमन के खिलाफ आईपीसी की धारा 302, 2009 की घटना है, आप समझ सकते हैं आईपीसी प्रचलन में थी, तो आईपीसी की धारा 302 और 201 यानी सबूत मिटाने के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। 1 जून 2009 को पुलिस ने लखनऊ सेशंस कोर्ट में चार्जशीट सबमिट कर दी। पड़ोसी कोलई की तरफ से एडवोकेट अशोक कुमार वर्मा ने केस लड़ना शुरू किया। एडवोकेट वर्मा ने कोर्ट में दलील दी कि सरवन का अपने भाभी से नाजायज संबंध था। हवस के लिए इसने अपने ही परिवार को खत्म कर दिया। इससे इसने पड़ोस में रहने वाली और मेरी मुवक्किल की पत्नी और बच्चों को भी बेरहमी से मार डाला। जितनी बर्बरता के साथ इसने 6 लोगों की हत्या की है, कुल्हाड़ी से सिर काटा है, ये काम कोई शैतान ही कर सकता है। ऐसा कोर्ट में अपनी दलीलों में अशोक कुमार वर्मा ने कुलई की तरफ से या उसकी मृत पत्नी माधुरी की तरफ से दलील रखते हुए कहा। थोड़ा रुककर उसने फिर आगे कहा कि माय लॉर्ड, ये कैसा बाप है जिसने अपने ही छोटे छोटे बच्चे, यहाँ तक कि 1.5 साल के बच्चे को काट दिया, बुरी तरह से काट दिया। 4 साल की बेटी को काट दिया। अगर फांसी से भी कोई बड़ी सज़ा है तो वो इसको मिलनी चाहिए, और इस हैवान को फांसी से भी बड़ी कोई सज़ा अगर प्राविधान में है तो वो मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर ये आदमी जिंदा रह गया तो ये पूरे गांव को मार डालेगा। बचाव पक्ष के वकील का कहना था कि साहब, ये पुलिस की थ्योरी तथ्यहीन है, सच्चाई तो कुछ और है। सरवन और कुलई के परिवारों से बरसों से 1 बीघा जमीन को लेकर दुश्मनी चल रही है। मुकदमा अब भी चल रहा है। घटना वाले दिन जब सरवन नमक लेने के लिए निकला तो पीछे से कुलई का बेटा नन्हा कुल्हाड़ी लेकर आ गया और उसने एक एक करके सभी को काट डाला। ये डिफेंस के लॉयर ने कहा सरवन की तरफ से बहस करते हुए। और जब सरवन लौटा, वकील कह रहे हैं दलील में कि जब सरवन लौटा तो देखा आंगन में एक तरफ से उसकी पत्नी, 2 बेटे और बेटी की लाशें पड़ी थीं। नन्हा के पीछे पीछे उसकी माँ और भाई राजेंद्र भी था। ऐसा उसने बताया कि साहब, पुलिस की जो थ्योरी है, कहानी है, मनगढ़ंत है। हुआ दरअसल ये था, गुस्से में सरवन ने नन्हा से कुल्हाड़ी ले ली और कुलई की पत्नी और उसके बेटे पर चला दी। ये डिफेंस के लॉयर ने कहा। पुलिस ने जबरदस्ती मेरे मुवक्किल सरवन और सुमन से जुर्म कबूल करवाया है, जबकि सच ये है कि कुलई के बेटे नन्हा ने सरवन के पूरे परिवार की हत्या की है। कुलई के वकील अशोक कुमार फिर टोकते हुए कहते हैं कि कोर्ट के सामने एक नया तर्क पेश किया जा रहा है। कोर्ट में 13 गवाहों के बयान हो गए हैं जो ये साबित करने के लिए काफ़ी हैं कि सभी कत्ल सुमन और सरवन ने किए हैं। कुल्हाड़ी पर जो खून लगा था वो मरने वाले सभी 6 लोगों के ब्लड सैंपल से मैच कर रहा है। गिरफ्तारी के वक्त सरवन के शरीर पर खून के हल्के छींटे थे और इनका सैंपल भी सभी लाशों का जो ब्लड था उसके सैंपल से मैच कर रहा है। कुलई की बेटी संगीता और गीता दोनों ने बताया अदालत के सामने कि उस दिन सुबह सुबह सरवन के घर से चीखने की आवाज़ आ रही थी। जब वो दोनों वहाँ पहुँची तो सुमन सरवन से कह रही थी कि माधुरी को मत छोड़ना, इसे भी मार दो। ऐसा उन दोनों बेटियों ने अदालत के सामने
गवाही में बताया। लखनऊ सेशंस कोर्ट में ये मामला करीब 8 साल चला। 25 अगस्त 2017 को एडिशनल सेशंस जज हरीश त्रिपाठी ने सरवन और सुमन को दोषी करार दिया। फैसले में उन्होंने लिखा कि बचाव पक्ष की तरफ से जो तर्क दिए गए हैं उनका कोई आधार नहीं है। पुलिस की जांच रिपोर्ट, पीड़ित परिवार और गवाहों के बयान इस बात को साबित करने के लिए काफ़ी हैं कि इस नरसंहार के पीछे सुमन और सरवन ही हैं। सुमन ने सरवन को न केवल अपनी पत्नी और बच्चों के कत्ल के लिए उकसाया, बल्कि मर्डर करने का हथियार भी तुरंत उनके हाथ में पकड़ाया। जिस तरह से बर्बरता की गई वो एक दिन में या उसी वक्त नहीं किया गया। लंबे समय से दोनों मिलकर प्लान कर रहे थे। बचाव पक्ष का कहना कि सरवन का पूरा परिवार खत्म हो गया है, इसलिए उस पर रहम किया जाए, उसे कम से कम सज़ा दी जाए। लेकिन सवाल ये है, कोर्ट ने लिखा है कि सवाल ये है कि सरवन अपने परिवार के साथ साथ दूसरे के परिवार को भी खत्म करने पर आमदा था। उस वक्त उसके मन में ये ख्याल क्यों नहीं आया? इसने तो अपनी संतान का भी मोह नहीं किया। ये पैशाचिक कृत्य है। उनका प्लान था कि वो सभी को मारकर एक साथ रहेंगे। सरवन की संपत्ति भी सुमन की हो जाएगी, क्योंकि पवन और सरवन के बीच में संपत्ति आधी आधी बटी हुई थी, मकान भी बटा हुआ था। और अगर ये मारा जाएगा तो फिर वो पूरी संपत्ति, सरवन की संपत्ति भी सुमन की हो जाएगी जब दोनों एक साथ रहना शुरू करेंगे। यानी सब संपत्ति का एक केंद्र बिंदु होगा सुमन। इसीलिए उसने सरवन को कुल्हाड़ी देकर मर्डर के लिए उकसाया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ है कि दोनों ने सोच विचार करके जान से मारने के लिए सभी निहत्तों पर वार किया। किसी के शरीर पर 3 जख्म और किसी के शरीर पर 6 जख्म मिले हैं। जांच से ये भी बात सामने आई कि घटना के बाद गांव में लोगों ने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। बच्चों ने स्कूल जाना छोड़ दिया। ये व्यक्ति समाज के लिए खतरा है। ये जेल में भी जिंदा रहा तो वहाँ भी इंसानों को मारेगा। बाहर रहा तो ये किसी की भी हत्या कर सकता है। पीड़ित परिवार के लोगों को भी मार सकता है। ये ऑब्जर्वेशंस थे अलग अलग बहस के समय में कोर्ट के। फिर कोर्ट ने यह कहा कि ये पूरा मामला रेयरेस्ट ऑफ रेयर यानी विरल से विरलतम है। इसमें मृत्यु दंड से कम कोई सजा नहीं दी जा सकती। ये अदालत सरवन को मरते दम तक फांसी पर लटकाने की सजा सुनाती है। अदालत आगे कहती है कि सुमन भी कम दोषी नहीं है। वो उकसाती नहीं तो इतने लोग मारे नहीं जाते, लेकिन उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, इसलिए अदालत रहम करते हुए सुमन को 4 साल की जेल और 1000 रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाती है। सेशंस कोर्ट ने सरवन की फांसी की सज़ा को कन्फर्म करने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट भेज दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ खंडपीठ ने 6 दिसंबर 1922 को सेशंस कोर्ट के फैसले पर मुहर लगाते हुए फांसी की सज़ा को बरकरार रखा। हाईकोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट की बातों से हम पूरी तरह से सहमत हैं। सरवन ने अपनी हवस के लिए 6 निहत्ते असहाय लोगों की जान ले ली। जिस तरह की बर्बरता के साथ मर्डर किया गया, उसमें शैतानी और नृशंस प्रवृत्ति दिखाई देती है। 29 अगस्त 2017 को सरवन और सुमन को लखनऊ सेंट्रल जेल भेज दिया गया। 5 महीने बाद 20 दिसंबर 2017 को सुमन को जमानत मिल गई, लेकिन 6 दिसंबर 1922 को हाई कोर्ट ने सुमन को 4 साल की जेल काटने के लिए आदेश किया कि 4 साल की जेल काटनी ही होगी। तब से सुमन भी लखनऊ सेंट्रल जेल में बंद है। ये सभी जो चीज़ें बताई गई हैं वो पुलिस की चार्जशीट, जजमेंट का ऑपरेटिव पार्ट, जजमेंट के कुछ पार्ट, एडवोकेट अशोक कुमार शर्मा, कोलई का बयान, उसके बेटे नन्हा का बयान और उससे बातचीत पर आधारित है। आज की घटना यानी दोनों पार्ट्स में बताई गई इस घटना के बारे में कि 2 सगे भाई, एक बड़ा एक छोटा। बड़े की शादी हुई तो उस समय छोटे की उम्र 16-17 साल थी। छोटा था तो वो भाभी के पास रहना शुरू किया, लेकिन फिर दोनों के संबंध हो गए। छोटा वाला जब 20-22 साल का हुआ तो उसकी भी शादी हो गई।
जिससे शादी हुई उसका नाम संतोषी था। मैंने शुरुआत ही इसी बात से की थी कि संतोषी और उसके पति का झगड़ा हुआ, नमक लाने गया, दो लोग भीतर आए और कुल्हाड़ी से एक के बाद एक सबको काटते रहे। तो ये सरवन ही था। उसके 3 बच्चे भी थे। छोटा भाई अपनी शादी होने के बाद भी अपनी भाभी सुमन से लगातार मिलता जुलता रहा और वो संबंध बनाता रहा। पत्नी संतोषी को थोड़े दिन में ही पता लग गया, ये चीज़ें जो घर ही के भीतर हो रही हैं बहुत दिन तक छिपती नहीं हैं, तो उसे सब पता लग गया कि और वो इस बात पर आपत्ति करने लगी। वो लगातार इस बात का विरोध करती रही, रोज़ चिक चिक होती थी। जब वो ज़्यादा विरोध करती थी तो सरवन उसकी पिटाई करता था और जब ज़्यादा वो परेशान रहने लगी, इसी बीच में ठीक सामने रहने वाले पड़ोसी का लड़का कान्हा उसका सरवन की पत्नी संतोषी के पास आना जाना शुरू हुआ। जब संतोषी अपने पति सरवन को भाभी सुमन से रिश्तों को लेके टोका टोकी करती थी, चिक चिक करती थी, गाली देती थी, तमाम झगड़ा करती थी, उसी समय सरवन अपनी पत्नी को ये कह के चिढ़ाता था कि हमारे ये तीनों बच्चे हमारे नहीं हैं, कान्हा के हैं, और तुम्हारे उसके संबंध है मैं कुछ नहीं बोलता, तो हमारे संबंध के बीच में क्यों बोलती हो। तो ऐसे में ये प्रेम कहानी ऐसी उलझी कि 6 लोगों की हत्या सरवन ने सिर्फ इसलिए कर दी कि वो भाभी सुमन के साथ रह सके। प्रेम में अंधा होने की ये पराकाष्ठा थी। सरवन का ये कुकृत्य प्रेम में अंधा होने की पराकाष्ठा थी। अपनी पत्नी, अपने ही 3 बच्चे, पड़ोसी की पत्नी, पड़ोसी का लड़का, सबका सिर काट दिया। कोई इमीडिएट प्रोवोकेशन नहीं था, तुरंत का कोई प्रोवोकेशन नहीं था कि वो इनको मारा जाए, सिर्फ अपनी भाभी सुमन के उकसावे पर कि कैसे साथ रहें अपने भाभी के। ट्रायल कोर्ट ने सरवन को फांसी की सज़ा दी और हाई कोर्ट ने उसे बरकरार रखा और उसे बर्बर, शैतानी और नृशंस बताया। हाई कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में सरवन ने खुद अपने आप को इस जाल में उलझाया था, कोई दूसरा इसके लिए दोषी नहीं था। सुमन अपने स्वार्थ के कारण उसे उकसाती रही और वो इस प्रेम कहानी में अपने आप को उलझाता रहा। प्रेम संबंधों में जो भी अपने आप को उलझाएगा और समय रहते सुलझाने की कोशिश नहीं करेगा, उसका बर्बाद होना तय है। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।